हेलो एवरीवन, सॉल्यूशन गुरु ट्रिकी लॉ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। और मैं हूँ एडवोकेट प्रतिज्ञा सिसोदिया और आपके लिए ये आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है फॉर यूपी एपीओ के लिए और ऑल स्टेट जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए भी। एमपी एडीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए, झारखंड सीजेन एडीजे का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी, सारे जो सभी एग्ज़ाम्स हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सबके लिए, मतलब ये जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए, एपीओ एडीपीओ के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट आज का ये टॉपिक है। अब यूपी एपीओ के एग्ज़ाम है 21 अगस्त को, उसके लिए हम रैपिड रिवीजन करवा रहे हैं, जिसमें हम सीआरपीसी की सीरीज चल रही है, मतलब रैपिड रिवीजन क्लास चल रही है, जिसमें हम छोटे छोटे क्लासेस करवा रहे हैं, मतलब आपको फास्ट रिवीजन हो जाए और टॉपिक आपको इजीली समझ में आ जाए और बेस्ट ट्रिक के साथ करवा रहे हैं, ताकि ऐसी ट्रिक बता रहे हैं हम ताकि आपको हमेशा के लिए चैप्टर याद हो जाए, सेक्शंस याद हो जाए और आप कभी भूले नहीं हो, रटने की आवश्यकता आपको नहीं हो। तो जो आज का टॉपिक है हमारा, सीआरपीसी के चैप्टर हमारे 5 तक कंप्लीट हो गए थे। आज चैप्टर 6 और 7 हम कर लेते हैं। एक दिन में 3 वीडियो, 4 वीडियो में अपलोड कर रही हूँ मैं, हर चैप्टर का अलग अलग या 2 3 चैप्टर का एक साथ में एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो अलग अलग भी है और एक साथ भी है, तो जैसा चैप्टर है, जहाँ मतलब जहाँ चैप्टर की कनेक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग में ये जो है चैप्टर वाइज मतलब करवा रही हूँ कवर, रैपिड रिवीजन। जैसे चैप्टर 4, 11, 12, 5 ये पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे चैप्टर 6, 7 यहाँ बताता है। दोनों को साथ में इसलिए करने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पर अपेयर होने की बात है। आदेशिकाएँ मतलब जो समन वारंट जारी किया जाता है, तो 6 और 7 दोनों में समन और वारंट जारी किया जाता है। चैप्टर 6 में और 7 में दोनों में डिफरेंस क्या है? तो 6 तो व्यक्ति को हाजिर होने के लिए आदेशिकाएँ जारी करता है और 7 चीज़ें पेश करने के लिए आदेशिकाएँ जारी करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर 6 और 7 कर लेते हैं आज हम। तो चैप्टर 6 में जो है व्यक्ति की हाजिरी हो के लिए, मतलब उसको उपस्थित होने के लिए आदेशिकाएँ जारी की जाती है, समन वारंट जो है जारी किया जाता है ना। समन और वारंट क्या है? आदेशिकाएँ है कोर्ट की, है ना। व्यक्ति को हाजिर होने के लिए, कोर्ट के समक्ष हाजिर होने के लिए आदेशिकाएँ कोर्ट जारी करता है, उसे समन और वारंट कहते हैं। तो चैप्टर 6 में जो है हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ हैं, कंपेल, ठीक है, अपीयरेंस टू कंपेल है पर्सन्स को। ठीक है, यहाँ पर पर्सन्स को अपेयर होना है कोर्ट के समक्ष 6 में। तो इसका सेक्शन है 61 से 90 तक, 61 से 90 तक इसका सेक्शंस का जो है लिंक दिया हुआ है। तो 61, 62 साथ में आप कनेक्ट कर लीजिए, लिख लीजिए। तो नोटबुक लेकर के बैठिए। मैं जो बता रही हूँ, जो ट्रिक बता रही हूँ, वो बहुत ही काम की है। और ये जो चैप्टर 6 और 7 इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में, इसमें से भी पूछा जा सकता है और आता रहा है हमेशा और आने की संभावना है। तो इम्पोर्टेंट सेक्शंस बताऊंगी मैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और पसंद आने पर एक लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक आप अभी से कर दीजिए क्योंकि आप भूल जाते हैं, वीडियो देख करके चले जाते हैं, लाइक करते नहीं हैं। तो आप लाइक अभी से कर दीजिए, ठीक है। एक डिसलाइक नहीं करना है, मेरा कहने का मतलब है लाइक कर दीजिए, डिसलाइक नहीं करना है ना। ऐसी नाइंसाफ़ी मत करिएगा, डिसलाइक नहीं करिएगा, लाइक ज़रूर करिए, अभी कर दीजिए। और फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। चलिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत। 61 और 62 सेक्शन जो है आप साथ में कनेक्ट कर लीजिए, लिख लीजिए, है ना। तो सेक्शन 61 क्या कहता है? समन का प्रारूप, फॉर्म बताता है कि किस फॉर्म में होगा समन, कितनी कॉपी में दिया जाएगा, कि क्या होगा, सर्टिफाई मतलब उसमें हस्ताक्षर किया जाएगा, इसके बारे में 61 बताता है। 62 क्या कहता है? समन की तामील कैसे की जाएगी। तो 62 व्यक्तिगत तामील की बात करता है, ठीक है। इंडिविजुअल सर्विस जो है, व्यक्तिगत पर्सनली जो है सर्विस कराई जाएगी समन की, उसके बारे में 62 बताता है। फिर आता है 63, 64, 65, 66 और 67। ये चारों सेक्शन एक साथ कनेक्ट कर लीजिए, आपको याद हो जाएगी।
तो 63 में निगमित व्यक्तियों को समन दिया जाता है, ठीक है। निगमित निकायों या सोसाइटियों पर समन की तामील कैसे की जाती है उसकी प्रोसीजर 63 बताता है। 64 बताता है जब समन किए गए व्यक्ति मिल न सके तब तामील कैसे होगी, तो विकसित तामील कहलाती है ये। विकसित मतलब एक्सटेंडेड, ठीक है, एक्सटेंडेड तामील है ये। तो इसमें वयस्क पुरुष सदस्य पर जो घर का मेंबर है मेल है ना, वयस्क पुरुष सदस्य पर मतलब घर जो फैमिली मेंबर है वो मेल है, साथ में वो मेजर है, वयस्क है, उस पर समन की तामील करवाएगा। एक्सटेंडेड समन कहते हैं 64 के समन को। 65 में प्रतिस्थापित तामील कहते हैं। प्रतिस्थापित तामील का क्या मतलब है, 65 में दिया है जब पूर्व प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया, मतलब सब तरह से कर लिए, व्यक्तिगत कर लिए, वैसे कर लिए, तो तब कोई व्यक्ति नहीं मिला है तो फिर कैसे की जाएगी तामील, तो उसके बारे में प्रतिस्थापित तामील बताता है कि सब्स्टिट्यूट तामील है। घर के बाहर इसमें चिपका करके तामील कराई जाती है। अगर कोई व्यक्ति नहीं मिला है जिस पर तामील करनी है, जिस पे आदेशिका जारी की गई, समन जारी हुआ है, जिसके नाम से वो वहाँ फैमिली मेम्बर वगैरह कोई नहीं मिला है, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, तो घर के बाहर चिपका करके की जाएगी। तो 25 में बाहर चिपका करके की जाती तामील, इसको सब्स्टिट्यूट तामील कहते हैं। सब्स्टिट्यूट तामील, ठीक है, तो इसे सब्स्टिट्यूट तामील कहते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन 66 क्या कहता है। 66 में जो स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील कराई जाती है, नहीं सॉरी 66 नहीं, 67 में है तो स्थानीय सीमाओं के बाद। 66 कहता है सरकारी सेवक पर तामील, जो पब्लिक मतलब सरकार गवर्नमेंट का सर्वेंट है उस पर कैसे समन की तामील होगी, सर्विस कैसे होगी, उसके बारे में 66 बताता है सेक्शन। और 67 तो स्थानीय सीमाओं के बाहर तामील कराई जाती है ना, जब जुरिस्डिक्शन है कोर्ट के उसके, और जो जिला से बाहर या स्टेट से बाहर जो तामील होती है ना उसके बारे में 67 बताता है। बियॉन्ड जो लिमिटेड वो है उसके बाहर कराई जाती है ना, स्थानीय सीमाओं के बाहर। हाँ, जो लोकल जुरिस्डिक्शन है उसके बाहर समन की तामील होती है वो 67 में होती है। 68 है, 68 जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील का सबूत क्या होगा, इसके बारे में 68 बताता है ना। जो ऑफिसर है जो समन लेकर के जाता है, उसने समन करवाई है, अब वो हाजिर नहीं है कोर्ट में उस समय, तो समन का सबूत क्या होगा, मतलब उसने तामील कराई उसका सबूत क्या होगा। जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत क्या होगा। तो उसके बारे में 68 बताता है, 68 बताता है। और 69 क्या बताता है, 69 बताता है साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील, साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील बताता है 69 मतलब 69। उसके बाद वारंट में आते हैं। अब वारंट आता है, ए नंबर का हो गया हमारा समन, बी नंबर वारंट बताता है, फिर कुर्की वगैरह के बारे में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी याद करने की, ये मैं जो ट्रिक बताती हूँ ऐसी ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, और जो ट्रिक बताती हूँ वो उससे हमेशा के लिए चीज़ें याद हो जाती है, और CRPC पढ़ना बहुत ही आसान ईजी हो जाता है। तो भाई चीज़ों को आसान बना करके पढ़िए, रट्टा मारना छोड़िए, है ना। अब नए युग में जी रहे हैं, नई तरीके से जी रहे हैं, और सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो सब अपना आइडिया बदलिए, अपना पढ़ने का तरीका बदलिए, ठीक है। तो चीज़ों को आसान बनाते हुए चलिए, क्योंकि हमें तो सक्सेस होना है, चाहे वो साम दाम दंड भेद सारे यूज़ कर लीजिए और सक्सेस हो करके दिखाइए। और एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम रह गया, निराश होना नहीं है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, पूरी हिम्मत के साथ एग्ज़ाम की तैयारी करना है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करना है, ठीक है। एग्ज़ाम देने के बाद आराम करिएगा, आप आ जाइएगा घर पे, आराम से 1-2 दिन रेस्ट करिएगा, कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है दिमाग पर अभी आप पढ़िए कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। अब बी नंबर आता है वारंट। वारंट आप अरेस्ट का वारंट जो है बी में दिया है, अरेस्ट वारंट। तो 70 से 81 तक, 70 to 81 तक वारंट दिया है। 70 और 71 दोनों सेक्शंस को एक साथ कनेक्ट कर लीजिए। तो
गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि क्या है उसके बारे में 70 बताता है। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन जैसे हमने समन का पढ़ा 61, तो 61 में प्रारूप ही बताया फॉर्म समन का क्या। इसी तरह वारंट में जो फर्स्ट सेक्शन है 70 से शुरू होता है, तो 70 प्रारूप बताता है, फॉर्म बताता है कि वारंट का फॉर्म क्या होगा, किस तरह से और होगा और कब तक रहेगा वो। ठीक है, जब तक रहेगा मतलब जब तक उसका निष्पादन नहीं हो जाता, एग्जीक्यूशन नहीं करवा दिया जाता, तब तक वारंट जारी रहेगा। ठीक है, और 2 क्या बताता है 71 क्या बताता है, प्रतिबुद्धि लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति है इसमें। 71 में क्या है, प्रतिबुद्धि लिए जाने का शक्ति, प्रतिभूति लिए जाने की बॉन्ड भरवाने की जो का निर्देश देने की शक्ति इसमें है। हाँ, सिक्योरिटी लेने की पावर जो है वो 71 में। ये इम्पोर्टेंट सेक्शन नहीं है वैसे इतनी, लेकिन आगे के सेक्शन इम्पोर्टेंट है। 72, 73, 74 को साथ में कनेक्ट कर लीजिए। 72 क्वेश्चन करता है सेक्शन, क्या वारंट किसको निर्दिष्ट होगा। भाई 72 क्या कह रहा है, वारंट किसको निर्दिष्ट होगा, तो उसका जवाब ही अगली सेक्शन दे रहा है 73 जो सेक्शन है वो कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को हो सकेंगे वारंट, किसी भी व्यक्ति को हो सकेंगे जारी इश्यू। ठीक है, फिर 74 ये कहता है, 74 कहता है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर्स, जो मतलब वारंट मतलब पुलिस ऑफिसर्स को ही डायरेक्ट किए जाते हैं, निर्देशित किए जाते हैं, वही तो वारंट लेके जाते हैं और अरेस्ट करते हैं पर्सन्स को, तो वारंट पुलिस ऑफिसर्स को निर्देश होते हो। अगली सेक्शन ये कहती 74। ठीक है, यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा, आगे बढ़ते 75, 76 को साथ में कनेक्ट कर लीजिए। वारंट के सार की सूचना 75 में दी जाती है कि भाई वारंट किस तरह का है, कौन सी सेक्शन है, किस लिए तुम्हें वारंट तुम्हारे लिए जारी किया गया है, उसके बारे में 75 बताता है। 76 बताता है अरेस्टेड पर्सन्स को कोर्ट के समक्ष अविलंब लाया जाना। अब अविलंब लाया जाएगा, इसके बारे में हम सेक्शन 56 और 57 में भी पढ़ के आए हैं, वो भी पुलिस ऑफिसर्स के बारे में बताता है, अरेस्ट करने की प्रोसीजर बताता है। तो 56, 57 में भी अविलंब लाया जाता है। यहाँ पर 76 ठीक है, 76 में शीघ्र लाया जाएगा। 76 क्या कहता है, 76 शीघ्र लाया जाएगा, किसको, अरेस्टेड पर्सन को। ठीक है, शीघ्र लाया जाएगा, अविलंब लाया जाएगा। 77 क्या बताता है, 77 बताता है वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है। इसमें से क्वेश्चन बनता है, इसमें से क्वेश्चन बनता है, आता है। तो वारंट कहाँ निष्पादित किया जाएगा, एग्जीक्यूशन कहाँ पर होगा, तो भारत के किसी भी क्षेत्र में। ठीक है, भारत के किसी भी स्थान में। 77 क्या कहता है, भारत के किसी भी स्थान पर वारंट निष्पादित किया जा सकेगा। अब आता है सेक्शन जो है 78 क्या कहता है, अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। 77 यही हो गया कि भाई कहाँ होगा, तो भारत के किसी भी स्थान पर होगा एग्जीक्यूशन। और 78 ये कहता है कि अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। अब अधिकारिता के बाहर आ गया, ज्यूरिसडिक्शन से बाहर 78 में। जैसे हमने 76 पढ़ा था स्थानीय सीमाओं के बाहर, है ना, 67 पढ़ा था समन के बारे में, वैसे इसमें 78 बता रहा है स्थानीय सीमाओं के बाहर वारंट का निष्पादन, अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। 79 भी वही जैसे ही है, 78 और 79 एक जैसे, ये तो स्थानीय अधिकारिता के बाहर भेजा गया वारंट, तो पुलिस ऑफिसर को भेजा जाता है इसमें 79 में भी। तो ये दोनों सेक्शन साथ की है, इसको साथ में कर ले 78, 79। अब अगले सेक्शंस की ओर आगे बढ़ते हैं हम। उद्घोषणा और कुर्की के बारे में आता है। ठीक है, तो उद्घोषणा और कुर्की सी नंबर में आता है, मतलब सी पार्ट है इसका, मतलब 4 पार्ट में डिवाइडेड है ये, ABCD। तो समन और वारंट वाला, मतलब हाँ, तो पहले समन हो गया A में, B में जो है वारंट हो गया, C में कुर्की हो गई और D में आदेश शिकायत संबंधी अन्य नियम दिए गए हैं। तो सी में हम देख लेते हैं कुर्की के बारे में, अटेस्टमेंट के बारे में देख लेते हैं, प्रोक्लामेशंस के बारे में देख लेते हैं। तो 82, 83 सात की सेक्शन से 82 में प्रोक्लामेशन जारी की जाती है, उद्घोषणा की जाती है, और 83 में कुर्की की जाती है। ठीक है, कुर्की 83 में की जाती है, 83 में,
और फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा 82 में की जाती है, और जो व्यक्ति फरार हो गया है उसके लिए उद्घोषणा जारी कर दी गई, उसके लिए 83 सेक्शन बताता है कि उसकी प्रॉपर्टी की कुर्की की जाएगी, अटैचमेंट की जाएगी। 70 क्या 84, 85, 86 एज ए ह्यूमन बीइंग जो है ये जो जीव्या है हमारी फिसल जाती है। तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैं फास्ट रिवीजन करवा रही हूँ, तो जल्दबाजी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, सॉरी। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए स्टूडेंट्स थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 84 क्या कहता है, 85 और 86 से तीनों सेक्शंस को कनेक्ट कर लीजिए साथ में। 84 कहता है 84 सेक्शंस कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियाँ। इसमें से क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है कि कौन दावे और आपत्तियाँ कर सकता है, कितने समय में दावा और ऑब्जेक्शंस किया जा सकता है, लिमिटेशंस इसमें दी गई है ना। इसमें जो पीरियड दिया गया है, लिमिटेशंस दी गई है। कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियों के बारे में 84 सेक्शंस बताता है, ऑब्जेक्शंस की बात करता है 84 ऑब्जेक्शंस की बात करता है 84। ठीक है, आप कीवर्ड्स मेरे जो है ना कैच कर दे। चलिए मैं बार बार चीज़ों को कह रही हूँ, एक ऐसी टून्स आ रही है तो ये ट्रिक ही है, इसको आप याद रखिए। ठीक है, इसमें जो साउंड बनता है ना सेक्शंस का, और मैं जो चीज़ें बोलती हूँ, शब्द वर्ड जो यूज़ करती हूँ, वही ट्रिक है, वही कैच करते चलिए आप। ठीक है, तो 84 में ऑब्जेक्शन है कुर्की के बारे में, दावे और आपत्तियाँ। तो आपत्तियाँ जो ऑब्जेक्शन होगा ना 6 मंथ में किया जाएगा, ऑब्जेक्शन 6 मंथ में किया जाएगा, और दावे करने की जो क्लेम करने की जो लिमिटेशन है वो है 1 ईयर के अंदर किया जाएगा। ठीक है, 1 वर्ष के अंदर। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसे इसमें से आता है, तो ये तो याद करवा दिया मैंने, आपको अलग से देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। 85 कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मुक्त विक्रय और वापस करना। 85 क्या कहता है, कुर्क की गई संपत्ति को निर्मुक्त विक्रय, मतलब कुर्की हो गई है प्रॉपर्टी की, 85 कह रहा है। अब कुर्की हो गई तो उसका क्या करेंगे, उसको छुड़ाना है वापस से, और उसका विक्रय और वापस करना, उसको निर्मुक्त करवाना है, विक्रय करवाना है और उसको वापस करना है। 86 है अपील। 86 में ये फर्स्ट सेक्शन है अपील की, सीआरपीसी की, मतलब ये पहली सेक्शन है ऐसी, सीआरपीसी की शुरुआत होती है, मतलब अपील की जो सबसे पहली सेक्शन है ये 86, इसमें अपील का प्रोविजन दिया गया है। तो अपील की जाएगी इसमें। कुर्क की गई 86 में वापसी है प्रॉपर्टी की, कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील। ठीक है, अब जैसे 85 में आवेदन किया गया है, मतलब कि भाई कुर्क की हुई संपत्ति को वापस किया जाए, तो उसमें इनकार कर दिया गया है, वापस नहीं कर रहे हैं, तो उसके आदेश जो आदेश दिया है ना इनकार करने का, उसके अगेंस्ट अपील होगी 86 में। अब डी नंबर का आदेशिका संबंधी अन्य प्रोविजंस दिए गए हैं, तो 87, 88 और 89 तीन सेक्शन को आप साथ में कनेक्ट कर लीजिए, है ना। 87 से 90 तक ये सेक्शंस दी गई है, और इसमें आदेशिका संबंधी अन्य प्रोविजन से। तो 87 क्या कहता है, समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है 87। ठीक है, समन के स्थान पर वारंट जारी किया जाता है। तो और 259 में भी समन के स्थान पर वारंट जारी किया जाता है, सेक्शन 259 रीड विथ 87। ठीक है, रीड विथ 87 है, तो समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना 87 से 83 बताता है। 88 हाजिर के लिए बंध पत्र लेने की शक्ति है, यहाँ पर शक्ति दी गई है। ठीक है, 88 शक्ति बताता है किसकी, हाजिर के लिए बंध पत्र लेने की शक्ति। 89 है हाजिरी का बंध पत्र भंग करने पर गिरफ्तारी होती है। 89 में 90 में बॉन्ड को ब्रीच किया जाता है तो अरेस्ट किया जाता है। 89 में, है ना, अरेस्टिंग होता है। हाँ, तो 89 में अरेस्ट करने का प्रोविजन से कब, जब बॉन्ड की शर्तें हैं उसको ब्रीच कर दिया जाएगा,
हाजिर होने का जो बंद पत्र, जो बॉन्ड भरवाया गया है, उसको ब्रीच कर दिया जाता है तो उसमें गिरफ्तारी का प्रोविजंस 89 बताता है। 89 91 से 105 तक अब आता है आपका मतलब चैप्टर 7 आता है। चैप्टर 7 क्या बताता है? चैप्टर 7 में चीज़ें पेश करने के लिए, हाजिर होने के लिए आदि शिकायत आती है। ये भी हम फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो चीज़ें पेश करने के लिए आदि शिकायत चैप्टर 7 में है। प्रोड्यूस मतलब इसमें है, ठीक है, इसमें प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स वाली चैप्टर है ये 7, प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, चीज़ें पेश करने के लिए आदि शिकायत इसमें जारी की जाती है। वही समन वारंट वगैरह सब इसमें जारी किया जाता है। इसमें भी जैसे जो चैप्टर 6 में किया जाता है वैसे चैप्टर 7 में किया जाता है। दोनों सेम चैप्टर है, सेम चीज़ें हैं, दोनों में वारंट और समन है, लेकिन यहाँ पर चीज़ों के लिए है ना, सब चीज़ों के लिए। तो लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि वो व्यक्तियों के अपीयरेंस होने के लिए था, यहाँ पर चीज़ों के लिए है। तो इसमें भी ये ABC पार्ट दिया हुआ है, इसका ABCD पार्ट, ये भी 4 पार्ट में दिया हुआ है। इसमें भी सेम वही का वही। तो A में समन के बात करता है, पेश करने के लिए समन जारी किया जाता है। 91 और 92 दो सेक्शन है इसमें, 91 और 92 दो सेक्शन है ए पार्ट में। तो समन के बारे में 91 क्या कहता है? दस्तावेज या अन्य चीज़ पेश करने के लिए समन, दस्तावेज या अन्य चीज़ पेश करने के लिए समन जो जारी की जाती है, तो किसी भी स्टेज पर किसी भी व्यक्ति के कब्जे में से, है ना, न्यायालय अथवा पुलिस अधिकारी ये समन जारी करता है, ठीक है। 91 ये कहता है। 92 क्या कहता है? पत्रों तारों के संबंध में प्रोसीजर बताता है, मतलब जो लेटर वगैरह है और पत्रों तारों के संबंध में प्रोसीजर क्या है, मतलब उनका सर्च लेना है। तो जैसे डाकघर की तलाशी संबंधी वारंट वगैरह जो है वो डाक प्राधिकारियों को जो मतलब समन तलाशी वारंट ली जाती है, डाकघर की तलाशी ली जाती है, तो डाक प्राधिकारियों को समन वारंट जारी किया जाता है। और कौन करता है, कौन तलाशी लेता है? तो इसमें जिला मजिस्ट्रेट लेता है, CJM DM ओनली, ठीक है। इसमें DM और CJM ओनली होता है, ठीक है। CJM DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दो होता है इसमें, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी होता है। तो ये 92 का वारंट जो है जारी करता है, ठीक है। तलाशी वारंट जो है डाकघर की तलाशी लेने का वो करता है, वो लेता है तलाशी डाकघर की। ये क्वेश्चन आता है इसमें से, ठीक है, याद रखना है। DM और CJM तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है इसमें। और फिर B पार्ट आता है तलाशी वारंट जो है 93 से 98 में तलाशी वारंट सर्च वारंट के बारे में दिया गया है। तो 93 98 ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, ये याद रखिएगा। वो जो 6 वाले चैप्टर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 7 वाला चैप्टर है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें से आते रहते हैं क्वेश्चन, हमेशा पूछे गए हैं और आने की संभावना है। तो तलाशी वारंट 93 में दिया गया है। कब लिया जाएगा उसके बारे में 93 बताता है। तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है? तो विशेष न्यायाधीश द्वारा पुलिस अन्वेषण में सहायता के लिए जारी किया जाता है। इसका आंसर ये है। उसके बाद 94 क्या है? चुराई गई संपत्ति के बारे में बात करता है। 94 मतलब उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति वगैरह होने की इसमें है, मतलब कुछ रचित दस्तावेज वगैरह आदि होने का संदेह है, ठीक है। संदेह है यहाँ पर कौन सा संदेह है? चुराई हुई संपत्ति, कुछ रचित दस्तावेज वगैरह जो है उसके होने के बारे में संदेह है 94 में, तो उस स्थान की तलाशी ली जाएगी। 95 क्या बताता है? कुछ प्रकाशनों के संपन्न होने की घोषणा करने एंड उसके जो है तलाशी वारंट जारी करने की जो पावर है ना, तलाशी वारंट जारी करने की प्रकाशनों आदि पर। तो उस 95 से प्रकाशन हो गया और पावर हो गया। ये आप याद रखिए, ये मैं ट्रिक्स ही बताती जा रही हूँ, है ना, याद करने के लिए, आपको याद हो जाए। तो 95 क्या कहता है? कुछ प्रकाशनों के संप्रत होने के लिए घोषणा करने, उसके तलाशी वारंट जारी करने की पावर इसमें 95 में दी गई, 95 में दी गई है। तो 96 आता है
हाँ, तो ये पावर किसको है ये हम देख लेते हैं। 95 का फर्स्ट इसमें कहता है डीएम, एसडीएम और जेएमएफसी को है, ठीक है। और 96 से संपरण की घोषणा को अपास्त करने के लिए आवेदन कहाँ किया जाएगा। संपरण की घोषणा को संपरण की घोषणा को अपास्त करने के लिए जो आवेदन किया जाता है, एप्लीकेशन कहाँ किया जाएगा, तो वो मतलब कहाँ पर अप्लाई किया जाएगा, वो हाई कोर्ट में किया जाएगा। ये वाला ये आता है एक सेक्शन आने की संभावना, ठीक है। मतलब ये हमारे से पूछा गया है। 96 96 क्या कहता है, संपरण की घोषणा को अपास्त करने के लिए हाई कोर्ट में आवेदन किया जाएगा। कितने टाइम में किया जाएगा, तो घोषणा के प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के अंदर, ठीक है, 2 महीने के अंदर करना होगा, ठीक है। आवेदन कितने टाइम में करना होगा अपास करने के लिए, तो 2 महीने में करना होगा। कहाँ करना होगा, हाई कोर्ट में। 96 से बताता है। तो 91 से 105 तक सेक्शन है इसका। 97, 98 और देख लेते, इसमें से भी क्वेश्चन आया है, मतलब आते रहते हैं एग्जाम में। 97 है सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी, तो कौन लेगा, डीएम, एसडीएम या जेएमएफसी प्रथम श्रेणी, ठीक है। डीएम, एसडीएम, जेएमएफसी प्रथम श्रेणी सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी वारंट, ठीक है, 97 में बात करता है। उसके बाद 98 संपरण की घोषणा की बात करता है, मतलब 98 अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति है। जो मतलब जिनका अपहरण किया गया है, जिन महिलाओं का, उन महिलाओं में मतलब जो जिस फीमेल का अपहरण किया गया है 98 में, तो उनको वापस करने की पावर इसमें किसको, मतलब डीएम, मतलब वापस करने के लिए विवश करने की जो शक्ति है, कंपेल जो किया जाएगा वापस करने के लिए, तो डीएम, एसडीएम या जेएमएफसी। 97 में भी डीएम, एसडीएम या जेएमएफसी, डीएम, एसडीएम और जेएमएफसी, इसमें भी 98 में भी, है ना। सी नंबर का पार्ट आता है इसमें। सी नंबर कहता है तलाशी संबंधी साधारण उपबंध। सी में तलाशी संबंधी साधारण उपबंध के बारे में बात करता है। जनरल प्रोविजन से सर्च रिलेटेड 99 से 101 तक है, 99 से 101 तक। तो 100 क्या कहता है, 100 में भार है, चार्ज है, 100 में भार है, चार्ज है, किसका, बंद स्थान की भार साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे। टीपी एक्ट का सेक्शन 100 है ना, चार्ज दिया हुआ है, भार दिया हुआ है, उसको याद कर लीजिए। चार्ज में क्या है, भार दिया हुआ है, मतलब भार साधक अधिकारी। 100 में क्या है, भार साधक अधिकारी, स्थान के भार साधक अधिकारी तलाशी लेने देंगे 100 में। 101 क्या है, परे पाई गई चीज़ें, अधिकारिता के परे पाई गई, तलाशी में पाई गई चीज़ें जो है उनका व्ययन किया जाएगा ना। मतलब अब यहाँ पर तलाशी ले रहे हैं 100 में, तो 101 अगले सेक्शन क्या कह रहा है, तलाशी में जो चीज़ें पाई गई है ना उसका डिस्पोज किया जाएगा। डी है प्रकीर्ण की बात करता है, मिसकेलेनियस आ गया एक मतलब डी क्लॉज इसमें पार्ट में 102 से 105 तक, 102, 103, 103, 104 3 सेक्शन है इसमें इम्पोर्टेंट, तीनों को साथ में कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो 102 क्या कहता है, 102 और 52 सेक्शन, 102 और 52 सेक्शंस को संपत्ति को अभिग्रहित करने की पुलिस अधिकारी की पावर है। तो इसमें पुलिस की शक्ति है, पुलिस की पावर है 102 में। 103 में मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ले जाने का निर्देश दे सकता है, तो इसमें मजिस्ट्रेट है 103 में, और 104 में भी मजिस्ट्रेट है। तो 104 है कोर्ट के समक्ष, इसमें भी न्यायालय की पावर है, 103 में भी न्यायालय है, 104 में भी न्यायालय है। पुलिस ऑफिसर की शक्ति 102 में दी गई है, चीज़ों को अभिग्रहित करने की, कुछ संपत्ति को अभिग्रहित करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति 102 में है। 103 मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ले जाने का निर्देश देगा, उसके बारे में 103 कहता है। 104 में भी मजिस्ट्रेट की पावर है, कोर्ट की पावर है, पेश की गई दस्तावेज आदि को परिबद्ध करने की शक्ति है, इम्पाउंड करने की शक्ति जो है कोर्ट की वो 104 में है। न्यायालय की पावर, पेश की गई दस्तावेज आदि को परिबद्ध करने की शक्ति, मतलब अब दस्तावेज वगैरह चीज़ें पेश करने के लिए ये चैप्टर 7 है। और लास्ट सेक्शन मतलब इसका 105 है वैसे तो, लेकिन 104 में अब सारी चीज़ें वगैरह पेश कर दी गई है। अब आदेशिका जारी की, वारंट जारी किया,
चीज़ें पेश कर दी गई, तो पेश की गई ना कोर्ट के सामने जो चीज़ें, उनको परिबद्ध किया जाएगा, इम्पाउंड किया जाएगा। तो उसके बारे में परिबद्ध करने की कोर्ट की पावर 104 में दी गई है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगा है, वाकई आपको अच्छा लगा है, तो मुझे मतलब आप लोग कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा है। अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करिए, और नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब रेड बटन दिया हुआ है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लिक कर दीजिए। उसके पास बेल आइकन दिया हुआ है, उसको क्लिक कर दीजिए, और वहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो आल लिखा हुआ आएगा, उसको आल को प्रेस कर दीजिए। तो आपको आल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी, आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। और मैं एक दिन में 3-3, 4-4 वीडियो लेकर के आ रही हूँ, 2-2, 3-3 चैप्टर पे एक ही वीडियो लेकर के आ रही हूँ, ताकि आपको छोटी छोटी वीडियोस में आपको टॉपिक कवर हो जाए, आपका रिवीजन हो जाए। और अभी एविडेंस के लिए भी मैं कल परसों तक वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो आप एक बार एग्ज़ाम देने से पहले ये वीडियोस सारे ज़रूर देख करके जाइए, ठीक है। आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी। हमारा उद्देश्य आपकी सफलता है, और हम सब, मेरी आप सभी के लिए शुभकामना है कि आप सब सक्सेस हो, अपने गोल को अचीव करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।